नमस्कार मित्रों, वेडर एकेडमी ऑफ पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। मैं नरेश दाधीच। आज हम बात कर रहे हैं नागरिकता के बारे में। हमने नागरिकता के बारे में बहुत कुछ पहले वीडियोस में कहा है। आज एक अंतिम बात नागरिकता से संबंधित है जिसके बारे में हम बात करेंगे। वो है कि वैश्वीकरण के पश्चात एक नई अवधारणा तो पुरानी है, लेकिन एक नए रूप में सामने आई है उभर कर, जिसे कहा जाता है वैश्विक नागरिकतावाद या कॉस्मोपॉलिटनिज्म। वैश्विक राजनीति नागरिकतावाद मुख्य रूप से एक ऐसा विचार है जो यूनान में सबसे पहले सामने आया था, और इस विचार का अर्थ है कि नागरिकता की सभी मनुष्य एक समुदाय के सदस्य हैं या हो सकते हैं या उन्हें होना चाहिए। यानी नागरिकता को परिभाषित करने के लिए यह कहा गया कि नागरिक सभी मनुष्य किसी एक समुदाय के सदस्य होते हैं या होने चाहिए, और वो समुदाय कौन सा है? वो मानव समुदाय है। इसका अर्थ यह कि जो बाकी जितनी भी संस्थाएं हैं, जैसे हम जब नागरिकता की बात करते हैं तो मुख्य रूप से राज्य की बात करते हैं कि राज्य के नागरिक होते हैं, लेकिन ये जो विचार है कॉस्मोपॉलिटनिज्म का, इसमें माना जाता है कि राज्य के सदस्य नागरिक नहीं है, समुदाय के सदस्य नागरिक हैं, और वो समुदाय सभी मनुष्यों का एक ही होना चाहिए। इसलिए वैश्विक नागरिकता की बात की जाती है। ये विचार सबसे पहले, जैसे बहुत से अन्य विचार हैं, ये यूनान में सबसे पहले सामने आया, और एक विचारक था डायोजनीज के बारे में बहुत सी कथाएं हैं। जैसे कहा जाता है कि और बहुत सी कथा है कि जब सिकंदर उसके सामने गया तो वो बिना कपड़े पहने हुए सोया हुआ था समुद्र के किनारे, और जब उसने देखा सिकंदर ने कि वो खड़ा नहीं हुआ उसके जाने से, तो वह उसके नज़दीक गया, और उसकी छाया जब डायोजनीज पर पड़ती है तो डायोजनीज अपनी आंखें खोलता है, तो सिकंदर कहता है कि तुमको मालूम नहीं है कि मैं कौन हूँ। तो उसने कहा कि तुम सिकंदर ही हो सकती हो, क्योंकि इतना मूर्ख तो वही हो सकता है कि जब मैं सो रहा हूँ और सूरज की किरणें मेरे पर गिर रही है तो उसके बीच में आकर खड़ा हो जाए। फिर लंबा वार्तालाप चलता है, और अंत में डायोजनीज ये कहता है कि सारी दुनिया को जीतने से भी कुछ नहीं होगा, अंत में तो जो है मृत्यु निश्चित है। इस तरह की एक कथा इसके बारे में कही जाती है। मुख्य रूप से वो कथा इसलिए कही जाती है क्योंकि वो एक संप्रदाय था, सिनिक संप्रदाय दर्शन का, उसको उसने लोकप्रिय बनाया था। और सिनिक संप्रदाय का अर्थ ये था कि मनुष्य प्रकृति के जितना नजदीक रह सकता है वही उसका सर्वश्रेष्ठ जीवन है। जितना समाज ने चीजें बनाई हैं वो सारी कृत्रिम है। जैसे समाज के द्वारा धन को महत्व दिया गया है, पद को महत्व दिया गया है, सत्ता और शक्ति को महत्व दिया गया है, स्टेटस को महत्व दिया गया है, ये सारी बातें बेमानी है, ये सारी बातें गलत है, या सारी बातें सही नहीं है मनुष्य के अच्छे जीवन के लिए। इसलिए इन सब को छोड़कर मनुष्य को प्रकृति के नज़दीक रहना चाहिए। ऐसे कई उदाहरण उस समय में थे जिसमें कि वो कोई व्यक्ति बहुत धनी था और डायोजनीज से प्रभावित होकर उसने अपना सारा धन त्याग दिया और वो साधारण जीवन व्यतीत करने लगा, क्योंकि माना गया कि जो साधारण जीवन है और प्रकृति के नज़दीक है वही जीवन वास्तविक नैतिक जीवन है। ये सिनिक संप्रदाय में माना जाता है। तो डायोजनीज ने पहली बार ये कहा, जब उससे पूछा गया कि तुम किस देश के नागरिक हो, तो उसने कहा कि मैं मानवता का नागरिक हूँ, किसी देश का नागरिक नहीं हूँ। तब ये कॉस्मोपॉलिटनिज्म शब्द का जन्म होता है और ये विचार सामने आता है। इस विचार को सिनिक्स के बाद में ये विचार उस समय जब ये दिया गया था, हम जानते हैं कि यूनानी नगर राज्य में उस समय प्लेटो और अरस्तु जैसे बड़े महान विचारक थे, और वे सब राज्य के बारे में बात कर रहे थे। और अरस्तु ने तो यहाँ तक कहा था कि राज्य का अस्तित्व मनुष्य से पहले है, और मनुष्य का अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए राज्य का आवश्यक शर्त है। तो राज्य को वो महत्व देते थे, और वो इस डायोजनीज के विचारों से सहमत नहीं थे कि राज्य महत्वपूर्ण नहीं है। राज्य और नागरिकता ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई मानी जाती थी। और जो यूनानी नगर राज्यों का जो राजनीतिक दर्शन था, उसका जो मूल भाव था वो वही था जो प्लेटो और अरस्तु कहते थे, जिसमें राज्य को महत्व दिया गया था। डायोजनीज ने जो कहा था वो उस समय का मूल मंत्र नहीं था।
उसके पश्चात रोमन एम्पायर में वापस से इस विचार को दूसरे तरीके से सामने लाया गया, और जिन लोगों ने सामने लाया वो है स्टोइक्स जिन्हें कहा जाता है, जिसमें सेनेका, सिसरो और मार्क्यूस वगैरह बहुत से लोग थे जो विचारक थे, और उन्होंने स्टोइसिज्म को आगे बढ़ाया। अब स्टोइसिज्म आज भी मौजूद है किसी न किसी रूप में। स्टोइसिज्म का अर्थ ये था कि जिसपे माना जाता था कि मनुष्य का वह जीवन अच्छा है जो सद्गुणों से प्रेरित हो, सद्गुणों पर आधारित हो। सद्गुणों के बिना मनुष्य का जीवन अच्छा जीवन नहीं है, नैतिक जीवन नहीं है। तो वे सद्गुणों को बढ़ाने में मदद को महत्व देते हैं, और ये मानते हैं कि जो जीवन में वो चीज़ें जो मनुष्य को प्रभावित करती है उनसे मनुष्य को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, उनमें लिप्त नहीं होना चाहिए, जैसे लोभ है, हानि है, लाभ है, पद है, धन है वगैरह। इन सब से उपेक्षा का भाव अगर आप रखते हैं तो माना जाता है कि आप स्टोइक हैं, या जो स्वयं में ही स्थित है जिसे हम कह सकते हैं वही स्टोइक है। जैसे हमारे यहाँ युधिष्ठिर की कल्पना की जाती थी, युधिष्ठिर के जो कैरेक्टर है कि जो युद्ध में भी स्थिर है वो युधिष्ठिर है। तो उसी तरह से स्टोइक वो माने जाते थे, जो कि दर्शन ये कहता है कि जो किसी भी पोजीशन में हो, चाहे वो एक राजा भी था जो स्टोइक था, तो चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे साधारण व्यक्ति हो, चाहे कैसा भी हो, काम वो सारे काम करे दैनिक जीवन के, लेकिन वो इन सब से प्रभावित ना हो, वो स्टोइक होता है। तो स्टोइकिज्म में भी ये कॉस्मोपॉलिटनिज्म को रखा गया और इसको महत्व दिया गया। उस समय चूंकि रोमन एम्पायर बहुत ही शक्तिशाली था, तो ये कहा गया कि जो नागरिक है वो उसके दो एफिलिएशन होते हैं, दो संलग्नताएं होती है। एक तो जहां पर जन्म लेता है और एक मानवता। तो जन्म लेता है तो रोमन एम्पायर में जन्म लेता है तो रोमन राजा के प्रति भी उसकी निष्ठा होगी, लेकिन उसकी जो दूसरी निष्ठा है, बड़ी निष्ठा है, वो पूरे मानवता के प्रति होगी, क्योंकि वो उसका एक सदस्य है। तो इस तरह से रोमन एम्पायर के समय में भी ये कॉस्मोपॉलिटनिज्म, ये वैश्विक नागरिकता का भाव या विचार वहां पर किसी न किसी रूप में मौजूद था। मध्य युग के अंतर्गत जो बहस चली है नागरिकता के संबंध में, वो बहस मुख्य रूप से इसमें थी कि ईश्वर का राज्य और राजा का राज्य, इनके मध्य में क्या संबंध हो, इनमें संघर्ष है या इनमें सहमति है, इस पर सारी बहस मध्य युग में चलती थी। हम जानते हैं कि सेंट ऑगस्टाइन ने सबसे पहले इस विचार को रखा था शुरुआत में, और उसके बाद में पूरे मध्य युग में इसी पर चर्चा होती रही, और इसलिए वैश्विक नागरिकतावाद का पर चर्चा बिल्कुल भी नहीं हुई, क्योंकि जो नागरिकता की जो दो भाग जिस पर चर्चा हो रही थी वो या तो था राजा का नागरिक है या चर्च का नागरिक है, इस पर ही बहस हो रही थी। इसके पश्चात हम देखते हैं कि 20वीं शताब्दी में वापस से ये जो वैश्विक नागरिकता है ये वापस से एमर्ज होती है, वापस से सामने आती है, और इसमें कुछ विचारक हैं जिन्होंने एक नए तरीके से वैश्विक नागरिकता की बात की है। उनका ये कहना था कि जो मनुष्य नागरिक, क्योंकि नागरिकता जब राज्य के संदर्भ में बात की जाती है तो माना जाता है कि नागरिक होने के कई लाभ हैं, यानी राज्य के सदस्य होने के, नागरिक के रूप में सदस्य होने के कई लाभ हैं। राज्य आपकी देखभाल करता है, राज्य आपको प्रोटेक्ट करता है, राज्य आपके कल्याण की योजनाएं बनाता है, इसलिए राज्य के सदस्य के रूप में नागरिक होना व्यक्तियों के हित में है। लेकिन ये कुछ विचारक जो 10वीं-20वीं शताब्दी में सामने आए, उन्होंने इस बात को नकारा। उन्होंने कहा कि मनुष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य की अपेक्षा दूसरी बातें ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे लेविनास नाम के जो एक दार्शनिक था, उसने कहा कि मुख्य रूप से व्यक्ति का उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द की फॉर मेन्स हैप्पीनेस, यानी व्यक्ति अपने जीवन में, अपने जीवन के जो बहुत से संबंध होते हैं उसमें अपने उत्तरदायित्व को अगर सही ढंग से निभाता है तो वो ज्यादा प्रसन्नता प्राप्त करता है, ज्यादा सफल व्यक्ति होता है। वो उत्तरदायित्व क्या है? वो पिता के रूप में हो सकता है, पुत्र के रूप में हो सकता है, पत्नी के रूप में हो सकता है, बच्चे के रूप में हो सकता है, समाज के सदस्य के रूप में हो सकता है। तो ये सारे उत्तरदायित्व जो मनुष्य के होते हैं, इन उत्तरदायित्वों का सही प्रकार से निर्वाह करना ही मनुष्य को सहायता प्रदान करता है, न कि राज्य के द्वारा सहायता मिलती है। यह इतनी महत्वपूर्ण है। इसलिए राज्य का नागरिक होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि मानवता का नागरिक होना है। मानवता में जो नजदीकी संबंध हैं
वो तो काम में आता ही है, लेकिन अगर आप मानव हैं और मानव के प्रति आपका उत्तरदायित्व को निभाते हैं तो भी आप अपना जैसे कह सकते हैं जीवन सही प्रकार से चला सकते हैं, सही प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से एक दूसरा विचारक है डेरिडा। डेरिडा ने एक दूसरी बात कही। उसने कहा कि आतिथ्य या हॉस्पिटैलिटी इज द की फॉर ह्यूमन एमेंसिपेशन या ह्यूमन हैप्पीनेस। यानी समाज में राज्य के सदस्य होकर नागरिक बनने से सब लाभ मिले ये आवश्यक नहीं है। इसकी अपेक्षा अगर व्यक्ति इस आतिथ्य को पूर्ण रूप से निभाता है, यानी जैसे हम अपने घर पर कोई आए तो हम उसका आतिथ्य सत्कार करते हैं, तो ये जो मनुष्य के संबंध हैं आतिथ्य को निभाने के, ये चाहे मित्रों के मध्य में हो, रिश्तेदारों के मध्य में हो, चाहे अपने कलीग्स के मध्य में हो, चाहे किसी के मध्य में हो, जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे से मिलता है तो वो किसी न किसी भाव में अपने आतिथ्य का निर्वाह करता है। तो इस आतिथ्य के निर्वाह करने में जो आपको लाभ मिलता है वो राज्य के नागरिक होने से भी ज्यादा होता है, इसलिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है डेरिडा के अनुसार भी। जो हम जानते हैं बहुत बड़ा एक पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट या डिकंस्ट्रक्शन का जैसे विचारक था फ्रांसीसी, तो उसने इसको ज्यादा महत्व दिया। इसलिए नागरिकता की जब बात की जाती है तो वैश्विक नागरिकता की बात की जानी चाहिए, न कि राज्य की नागरिकता की बात की जानी चाहिए, क्योंकि जब वो मानवता का नागरिक होगा तब वो आतिथ्य सही प्रकार से कर पाएगा। किसी दूसरे व्यक्ति का मानव होने के नाते दूसरे व्यक्ति का आतिथ्य सत्कार करना वो अपना धर्म समझेगा, और इसलिए वैश्विक नागरिकता ज्यादा महत्वपूर्ण है बनिस्पत की किसी राज्य की नागरिकता की। इसी प्रकार से मार्था नुसबम जो अमेरिकन बहुत बड़ी दार्शनिक है, उसने वापस से स्टोइसिज्म को पुनर्जीवित किया है, और वो कहती है कि वैश्विक नागरिकता स्टोइकिज्म से जुड़ी हुई है। और आज की दुनिया में वो वापस से, जैसे हम कह सकते हैं, जो कुछ हद तक दर्शन में स्टोइकिज्म का जो रिवाइवल हो रहा है उसकी प्रमुख प्रतिनिधि मार्था नुसबम मानी जाती है, जिसने कि कैपेबिलिटी अप्रोच में अमर्त्य सेन को भी बहुत सहायता की थी और उसको आगे बढ़ाया था। तो मार्था नुसबम का वापस से जैसे कह सकते हैं वैश्विक नागरिकता का आर्ग्यूमेंट वही है जो कि स्टोइक्स के द्वारा दिया जाता था, कि व्यक्ति मुख्य रूप से अपने सद्गुणों को प्राप्त करे, उसके अनुसार ही कार्य करे। तो सद्गुणों को अगर कार्य करेगा तो उसमें ये जो संस्थाएं हैं, राज्य वगैरह, ये सब एक सेंस में कृत्रिम संस्थाएं हैं, ये कोई सद्गुण आप में क्रिएट नहीं कर सकती। सद्गुण तो मनुष्य दूसरे मनुष्य से अंत्यक्रिया करने पर ही क्रिएट कर सकता है, उसमें आ सकता है। इसलिए दूसरे मनुष्यों के साथ जो संबंध आपके हैं वो संबंध ही आपके व्यक्तित्व को बनाते हैं, वही आपको उभारते हैं, और इसलिए वैश्विक नागरिकता ही वास्तविक नागरिकता है। ये जो राज्य की नागरिकता है, ये सेंस में जिसे कह सकते हैं आर्टिफिशियल नागरिकता है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी बहुत से इसमें रुचि ले रहे थे, और इसमें एक ब्रिटिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट है डेविड हेल्ड, और उसने कहा, एक अवधारणा को जन्म दिया या उसको आगे बढ़ाया, वो है कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी। वो ये मानते हैं कि जो प्रजातंत्र है उस प्रजातंत्र को मुख्य रूप से वैश्विक नागरिक प्रजातंत्र माना जाना चाहिए, क्योंकि प्रजातंत्र किसी राज्य तक सीमित नहीं है। आज जब प्रजातंत्र की बात की जाती है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात की जाती है, और राज्य केवल एक एक्टर के रूप में उसमें काम करता है। तो उसका जो आर्ग्यूमेंट है मुख्य रूप से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम पढ़ते हैं डेविड हेल्ड के इस तर्क को, कि पूरी दुनिया विश्व एक जगह है जहाँ पर बहुत सारे जो राज्य हैं वो उसमें एक एक्टर के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में काम करते हैं, और वहाँ पर जो निर्णय लिए जाते हैं वो निर्णय प्रजातांत्रिक तरीके से लिए जाने चाहिए। जैसे यूएनओ है फॉर इंस्टेंस, या WHO है, या दूसरी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो हैं, उनमें जो सदस्य राष्ट्र हैं वो एक सदस्य के रूप में काम करते हैं, और वो तब कार्य कर सकते हैं जब अपने राष्ट्र की सीमाओं को छोड़कर अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सदस्य माने। इसलिए प्रजातंत्र भी कॉस्मोपॉलिटन होना चाहिए, ये डेविड हेल्ड का मानना है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो सारी बात की जा रही है मुख्य रूप से वैश्विक नागरिकतावाद की, ये आज के समय में जब की जा रही है तो वो भूमंडलीकरण का प्रभाव है मुख्य रूप से। हम जानते हैं कि भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन के कारण से राज्य की संप्रभुता पर बहुत प्रभाव पड़ा है,
और इसलिए राज्य की संप्रभुताएं जब कमजोर होने लगी है तब राज्य के नागरिक की अपेक्षा वैश्विक नागरिकतावाद की बात की जाने लगी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब लोग इससे सहमत हो। बहुत से लोग हैं जो कि इस वैश्विक नागरिकतावाद की अवधारणा की आलोचना करते हैं। और वो आलोचना क्या है? सबसे पहली आलोचना, जो बहुत बड़ी आलोचना जो तृतीय विश्व के लोगों के द्वारा की जाती है और जिसमें प्रताप भानु मेहता ने भी इसके बारे में लिखा है, वो ये है कि ये वैश्विक नागरिकतावाद के नाम पर पश्चिम अपने मूल्यों को सारी दुनिया पर थोप रहा है। यानी वो कहता है कि राज्यों के सदस्य मत रहो, पूरे विश्व के सदस्य रहो। इसका अर्थ यह है व्यवहार में कि अमेरिका के सदस्य रहो या जो डेवलप्ड कंट्री है उनको फॉलो करो, उनके विचार, अगर वो उदारवादी है तो उनको फॉलो करो, वो डेमोक्रेसी है तो उनको फॉलो करो। जो हमारी तृतीय विश्व या डेवलपिंग कंट्रीज की जो विशेषताएं हैं, जो संस्कृतियां हैं, उन संस्कृति से बंधे हुए मत रहो और उससे बाहर निकलो। तो एक अर्थ में यह आलोचना की जाती है कि एक नव साम्राज्यवाद का प्रतीक है, नियो इंपीरियलिज्म है, और इसके कारण से इसको इस कॉस्मोपॉलिटनिज्म को नकार देना चाहिए, क्योंकि ये छद्म रूप में नियो कॉलोनियल और या नियो इंपीरियल आइडिया है। ये सबसे बड़ी आलोचना इसकी की जाती है। दूसरी इसकी आलोचना की जाती है कि ये अगर विचार इसको स्वीकार भी किया जाए तो भी ये विचार तब प्रभावी होगा जब एक विश्व राज्य बने, यानी वर्ल्ड स्टेट जब तक नहीं बनता तब तक, क्योंकि नागरिक होने का अर्थ ये किसी राज्य का सदस्य हो। तो चलिए आप जो एग्जिस्टिंग राज्य है उसका सदस्य ना माने तो एक वर्ल्ड स्टेट जब बनेगा और तो उसका सदस्य मान ले। अगर वर्ल्ड स्टेट नहीं बना हुआ है, जैसा कि नहीं है बना हुआ और बनना लगभग असंभव सा है, तो फिर ये नागरिकता शब्द का प्रयोग उचित नहीं है। तो कुछ और कहिए आप, ये वैश्विक समाज का सदस्य है, वैश्विक समाज का सदस्य है, वैश्विक समाज का नागरिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि नागरिक शब्द एक स्पेसिफिक कोनोटेशन है, इसका अर्थ होता है। वो अर्थ तभी संभव है जब हम किसी राज्य के सदस्य की बात करें। तो एक नए राज्य की कल्पना हम कर सकते हैं, वैश्विक राज्य। अगर वो बन जाता है तो हम कहेंगे कि ये जो अभी जो राज्य है उनकी अपेक्षा हमें वैश्विक राज्य के सदस्य के रूप में बात करनी चाहिए। एक और इसकी आलोचना की जाती है कि ये मानवीय स्वभाव के विपरीत है। मानवीय स्वभाव मूल रूप से ये कहता है कि मनुष्य अपने नजदीक जो है उनसे किसी न किसी प्रकार की संलग्नता चाहता है, एफिलिएशन विद पीपल और इंस्टीट्यूशंस और थिंग्स विच आर नियर बाय। हर व्यक्ति अपने स्वभाव में चाहता है उसके परिवार के सदस्यों के साथ उसकी घनिष्ठता हो, उसके पड़ोसी के साथ उसकी घनिष्ठता हो, बातचीत करे, उसके भाई बहनों रिश्तेदारों के साथ उसकी घनिष्ठता हो, मित्रों के साथ उसकी घनिष्ठता हो। ये मनुष्य के स्वभाव में है। जो कहा जाता है मैन इज ए सोशल एनिमल। तो सोशल एनिमल का अर्थ है कि वो आसपास के, सबसे पहले सोशल किससे होगा? अपने आसपास के जिनसे वो रोज टकराता है, जिनसे उसको काम पड़ता है। तो उस संलग्नता का ही नतीजा राज्य की नागरिकता में परिणत होता है। अब हम कहते हैं कि राज्य को हटा दें तो और सीधे हम पूरी मानवता का सदस्य बने तो बड़ा एब्स्ट्रैक्ट होगा, बड़ा अमूर्त हो जाएगा और मनुष्य के स्वभाव के प्रतिकूल होगा या अनुकूल कम से कम नहीं होगा। कि मनुष्य अपने जीवन में कुछ अपने आप को स्वीकार करवाने के लिए आसपास का जो वातावरण है इससे संबंधित होना चाहता है किसी न किसी प्रकार से। और मानवता का सदस्य होने का नाता है कि वो एक दूर से, जिसे कह सकते हैं कि एक अमूर्त विचार से संबंधित है, जो कि मानव स्वभाव के प्रति नहीं है, सही नहीं माना जाता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो कॉस्मोपॉलिटनिज्म का विचार है, वैश्विक नागरिकतावाद का जो विचार है, वो महत्वपूर्ण है। आज वापस से उसको पुनर्जीवित किया जा रहा है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो आलोचनाओं से परे है। इसलिए अंत में हम कह सकते हैं कि जैसे हर राजनीतिक अवधारणा के बारे में कहते हैं कि इसके प्लस माइनस पॉइंट दोनों हैं, इसमें दोनों प्रकार की बातें की जा सकती है। तो ये जो नागरिकता से संबंधित हमारी बातचीत थी वो आज यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों ने बड़े धैर्य से इस वीडियो को देखा और सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप वेडर एकेडमी ऑफ पॉलिटिक्स के से जुड़ेंगे, चाहे उसके ट्विटर अकाउंट से जुड़ें, चाहे वीडियो चैनल को फॉलो करें, तो आपको सुविधा होगी। इस प्रकार की नई नई बातें हम लोग आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद।